हेलो तलतीस, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड की तैयारी बड़े चल रही होगी। तो आ गया है एजुकेशन पंडित में रैपिड रिवीजन में चौथा वीडियो। अभी तक नहीं किया आपने चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी कि वो फिजिबल है या नहीं, किस एक्सटेंट तक वो जा सकता है एंड उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो आज फोकस रहेगा वो इस ब्रांच पे रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? एक ऐसा ब्रांच जो आपको बताता है कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका रेट क्या है। रेट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, या जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में कहूँ तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच होगा जो आपको बताएगा कि आपकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो कितनी स्लो जा रही है या कितना फास्ट जा रही है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ किस हिसाब से चेंज हो रहा है। पूरा एक बैंक स्टेटमेंट की तरह है केमिकल काइनेटिक्स का ये ब्रांच। जिस तरीके से आपका पासबुक जो है आपको आपका अकाउंट का लेखा जोखा बताता है, वैसे केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस हो वो किससे पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से। फिर रेट ऑफ अ रिएक्शन, देखिए रेट क्या बताता है। अगर कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है प्रोडक्ट का, वो किससे पता चल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, कि आपका किस हिसाब से आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स किससे पता चलेंगे आपको? रेट ऑफ अ रिएक्शन से। अब दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन है, दूसरा जो होगा वो होगा एवरेज रेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि उस एक मोमेंट पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल अगर ले तो जब स्टॉक मार्केट खुलता है तो उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस टाइम टी पे उस शेयर का क्या भाव है, ठीक उसी तरीके से उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक टाइम t इज इक्वल टू टी पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि दो टाइम इंटरवल t1 एंड t2 के बीच में क्या आपका जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या रिएक्टेंट का हो, उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मान लीजिए कि एट टाइम t1 आपका कंसंट्रेशन था C1, एट टाइम t2 आपका कंसंट्रेशन है C2, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? टाइम एंड कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं 2 आवर पे क्या निकालूं? मेरा रेट निकालूं। तो ये मेरा कर्व है, मेरे को 2 आवर पे मेरा रेट निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2 आवर पे कर्व पे यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ स्लोप बनाऊंगा। ठीक है, स्लोप बनाया, देन अब ये इसकी वैल्यू निकाल ली। मुझे 2 आवर पे क्या मिल गया? मेरा इंस्टेंटेनियस
रेट मिल गया। ठीक है, अब मैं रेट को लिख कैसे सकता हूँ? मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए टू बी, तो रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी। फॉर रिएक्टेंट वी आर यूजिंग माइनस बिकॉज जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन बिकॉज ये जो पार्ट है ये टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभी डिस्कस किया था कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है वो आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कीजिए। वो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब पर्टिकुलर किसी टाइम टी पे आपको क्या करना है? आपको पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। सो आप क्या करेंगे? आप उस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जाइए, कर्व पे यहाँ पर, एंड देन एक लाइन खींचिए, देन उसका स्लोप निकाल लिए। जैसे ही आप उसका स्लोप निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सिंपल, देखिए, दो टाइम इंटरवल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिया 0 आवर एंड 6 आवर। ठीक है, सो मेरा T1 क्या हो गया? T1 मेरा हो गया 0, T2 हो गया मेरा 6। ठीक है, कंसंट्रेशन C1 मेरा हो गया 1, C2 मेरा हो गया 0.5। अब मेरे को अगर रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस में डिवाइड बाय 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 5/60, यानी कि -1/12। ओके, सो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिए। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं रेट लॉ की। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? सिंपल, रेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट लॉ क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिलेशनशिप स्टेबलाइज करे रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, यानी कि रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो एक्सप्रेशन रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? रेट लॉ। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि मान लीजिए आपने रेट लिखा, ठीक है, रेट क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट एंड कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप। सो ये कंसंट्रेशन लिखा, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने लिखी है, इसकी पावर में जो दो टर्म्स है, ठीक है, ये जो है वो ऑर्डर है। ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड टोटल ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्डर आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे ऑर्डर जो है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शंस किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, सम ऑफ द पावर of the concentration of the reactant in the rate law expression is termed as order of that particular chemical reaction, ठीक है। अब देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप्स में हो जाती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस,
ठीक है, जो डायरेक्ट सिंगल स्टेप में आपका हो गया। ठीक है, ये हो गई आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे A प्लस बी gives C plus D, then C plus E gives F plus G। ठीक है, सो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें काफी सारे सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं होते। सो देखिए, अब रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। ठीक है, कोई भी एक जनरल आपको इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए आपको रेट का क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। सो आप कैसे निकालेंगे, देखिए रेट है, रेट की क्या यूनिट हो जाएगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये क्या है के, ये क्या है कंसंट्रेशन। सो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन रेज टू एन, एन क्या हो जाएगा ऑर्डर। सो के की यूनिट क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन डिवाइड बाय टी। अब किसी भी ऑर्डर के लिए आपको निकालना है, बस जैसे n जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 डाल दो। 0 डालेंगे तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। तो ये आ गया आपका किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डालो n की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, कंसंट्रेशन रेज टू 0 यानी कि 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टाइम की सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपका किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऐसे n की आप वैल्यू डालते जाइए, आपको क्या यूनिट मिल जाएगी रेट कांस्टेंट के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ना। ये आप निकाल सकते हैं 0 फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए, एंड कमेंट डाउन कीजिए इनकी यूनिट्स। ठीक है ना, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, देखिए ऑर्डर से ऑर्डर का एकदम पिक्चर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। सिंपल सी चीज है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है, जो कोलाइड करेंगे और आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन टेकिंग पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन which leads to product formation, that terms as molecularity of a reaction। ठीक है, उसके बेसिस पे हम रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, कि एक रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, या 4 रिएक्टेंट प्रेजेंट है। नाउ ये कुछ क्वेश्चन फॉर डिस्कशन है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं। ठीक है, एंड क्या ये ऐसे टाइप का जो रिएक्शन है वो होना पॉसिबल है या नहीं। कमेंट डाउन बिलो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काफी सारे स्टेप्स होंगे, तो किसी एक स्टेप को आपको बेस मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ, रिले रेस हो रहा है, कौन जीतेगा उस रिले रेस को, ये डिपेंड करता है कि आपको जो सबसे स्लोएस्ट रनर है वो कितना तेज भागता है। 2 टीम्स भाग रही है रिले रेस, तो इन दोनों में मान लीजिए कि एक बंदा है दोनों ही टीमों में जो स्लो भागता है। ठीक है, अपनी टीम में वो दोनों बंदे स्लो भागते हैं। अब इन दोनों में से सबसे स्लो जो भागता है वो टीम हार जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। उस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब तक हमें क्या पता चल गया, देखिए
जो अभी डिस्कशन किया उससे एक चीज़ तो पता साफ हो गई कि जो ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो ज़ीरो भी हो सकता है, उसकी वाली फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बट अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूँ तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ना तो वो ज़ीरो हो सकती है ना तो वो नॉन इंटीजर हो सकती है। ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में ही एप्लीकेबल है, बट मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न, बिकॉज एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ जनरली पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सारी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए अगर हम देखा जाए तो जो ऑर्डर है वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, एंड मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो स्लोएस्ट स्टेप की सेम रहेगी एज ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। फिर अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड फिर हम निकालेंगे रेट इक्वेशंस, ठीक है। सो जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया आपका रेट। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर गैसियस ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं, देखिए हमने क्या बोला था, रेट क्या होता है माइनस डी आर ऑफ डी टी, ठीक है। अब ये अगर के एंड ये रेट किसके इक्वल होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन के, ठीक है। फिर ये कंसंट्रेशन टर्म हो गया एंड एक्स आपका ऑर्डर हो गया। मान लीजिए जीरो ऑर्डर है तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, एक्स जीरो हो गया। सो ये जो पूरा टर्म था ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल। सो माइनस डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, के डी टी के इक्वल। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन आर होगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन मिल जाएगा, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, जहाँ जो के है वो रेट कांस्टेंट है, टी है वो टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, टाइम इज इक्वल टू टी है, ठीक है। ये हमने क्या ले रखा है, ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया से हमें क्या मिल रहा है, N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पावर में क्या था, जीरो, लेकिन अब पावर में क्या है, वन। सो ये आर यहाँ बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, टी, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। सो माइनस डी आर ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी। अब इनिशियली हमारा कंसंट्रेशन आर नॉट था एंड एट टाइम इज इक्वल टू टी, ये कंसंट्रेशन आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब उसे सॉल्व करेंगे सो आपको कुछ ये इक्वेशन मिल जाएगा, एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस साइड इस तरफ ले लीजिए तो एल एन आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू के टी। अब ये ग्राफ प्लॉट किया है सिंपल सा एल एन आर और टी के बीच में, जहाँ पर आपका स्लोप जो है वो क्या आएगा आपका के माइनस के, एंड इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा एल एन आर जीरो। कैसे ग्राफ प्लॉट किया है ये देखिए, ये रहा आपका, ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपने ग्राफ किस किस के बीच में किया है,
तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ln R नॉट माइनस ऑफ ln R इज इक्वल टू KT। सो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस KT इज इक्वल टू ln R, ये y, ये mx एंड ये c। ठीक है, तो ये देखिए m आपका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस k, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है ln R0। ठीक है, अब सिमिलरली ln R0 व R के बीच में और टाइम के बीच में करेंगे, यानी कि इसके बीच में करेंगे तो स्लोप उस केस में आपका क्या आ जाएगा, k आएगा एंड इंटरसेप्ट 0 आएगा ना। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे रिएक्शन जो लगेंगे आपको हाई ऑर्डर लेकिन होंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सो सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी यही है, लगते सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जैसे हैं बट बिहेव वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक रिएक्शन का कंसंट्रेशन हम इतना ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं दूसरे के कंपैरिजन में कि वो रेट को अफेक्ट नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एक ही रिएक्शन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडिया। ये जो है इथाइल एसीटेट, इसका जब हम क्या करेंगे, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो वो एक एग्जाम्पल रहेगा किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जहाँ पे इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करेंगे, C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस C6H12O6। ना अब हाफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हाफ लाइफ यानी कि वो टाइम इंटरवल जिसमें आपको जो रिएक्शन का कंसंट्रेशन था वो हाफ हो जाए। ठीक है, इनिशियली अगर आपने इतना कंसंट्रेशन लिया है रिएक्शन का, सो टी हाफ वो टाइम पीरियड होगा जिसमें ये कंसंट्रेशन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने कंसंट्रेशन लिया था वो अपना 50% हो जाए, उतने टाइम पीरियड को आप क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख दीजिए। अब यहाँ पे t एट t इज इक्वल टू टी हाफ, आपका जो रिएक्टेंट होगा R वो किसके इक्वल होगा, R0 बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दीजिए आप, R0 बाय 2, सो ये हो जाएगा R0 बाय 2 इज इक्वल टू KT। सो ये हो जाएगा t हाफ, सो ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू R0 बाय 2K। ये हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड ये हो जाएगा आपका हाफ लाइफ। अब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू हाफ आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये R0 बाय 2 हो जाएगी। देन आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया उस वैल्यू को, t हाफ के आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। जब आप उसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो t हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, 0.693 बाय k, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट, t हाफ हाफ लाइफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, देखिए इसके लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, अरेनियस की थ्योरी। अरेनियस की थ्योरी ने ये कहा था जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। मान लीजिए कि रिएक्टेंट है तो जब तक इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में एक प्रॉपर कोलिजन ना हो, ठीक है, अच्छे से ये आपस में भिड़ेंगे नहीं, दोनों लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, तो हमें प्रोडक्ट
मिलेगा कैसे? ठीक है, यही कहना था अरेनियस थ्योरी का कि एक प्रॉपर कोलिजन की जरूरत है रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए तो एक प्रॉपर कोलिजन तो बनता ही है। इसी बात पे एक लाइक भी बन जाए वीडियो पे। अब the minimum amount of energy required by reaction molecule to result in the formation of activated complex is activation energy। ठीक है, यानी कि अगर दो रिएक्टेंट है वो दोनों कोलाइड करे उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने जिससे फर्दर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिले। तो उतना एक मिनिमम जो बार होता है एनर्जी का, एक लेवल सेट होता है, उस सेट लेवल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब अरेनियस ने दिया था ये इक्वेशन K = A e⁻ जहां पर E क्या है? E है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, A है अरेनियस फैक्टर, K रेट कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो गया आपका टाइम। अभी एक सिंपल सी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और जब भी अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए तो आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आपको वही बताता है कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। यहाँ y एक्सिस में आपका हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, x एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है और ये एक सेट बार है। इससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होती है उन्हीं मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा। अब अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी बढ़ेंगी। एनर्जी बढ़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा? जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा और ये ग्राफ जो है वो और नैरो होता जाएगा। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? और नैरो हो जाएगा। नैरो होगा बट जो एरिया रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, और क्लियरिटी देते हैं। देखिए एट टाइम t पे इतने फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी, बट मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे क्या हुआ? जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए। इसका मतलब ये, अब देखिए पहले यहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे इसलिए ग्राफ ऐसे ऊपर उठ रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पॉइंट्स पे ज़्यादा थे, बट अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ है? जो यहाँ थे अब वो यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ग्राफ क्या हो चुका है? नैरो हो चुका है। ठीक है, इसका एरिया देखिए, एरिया सेम ही रहेगा ओवरऑल एरिया दोनों का, बट जो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये एक सेट बार था। पहले T पे कितने मॉलिक्यूल से? सिर्फ इतने मॉलिक्यूल से। अब कितने हो गए? इतने ज़्यादा हो गए। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसका सिंपल सा मतलब है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एनर्जी E से ज़्यादा है, ग्रेटर देन E है, वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए अरेनियस इक्वेशन है हमारे पास, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है K = A e⁻ अब आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है? दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, आपको दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं।
आपको ये की वैल्यू दे रखी है, आपको एक टेम्परेचर दे रखा है एंड आपको पूछा है कि K2 जो है वो किस टेम्परेचर पे ये वैल्यू अटेन कर रहा है, यानी कि बेसिकली आपसे T2 पूछा गया है। तो देखिए K इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा ले लीजिए ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ए बाई आर टी वन, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ए बाई आर टी टू। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ K1 एंड K2 जो होगा वो रेट कांस्टेंट होगा एट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड R आपका हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आता है, देखिए काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर देता है। देखिए ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट क्या करता है, एक डिफरेंट पाथवे आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे ये एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट है एंड ये है एनर्जी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पाथवे है, लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, अभी ये आपका क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, बट जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथवे देता है विद अ लेसर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो अब इस पाथवे पे जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट कर सके एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके। सो गाइस, ये था कुछ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो मैंने अभी आपको ग्राफ से समझा दिया। ये कॉलिजन थ्योरी है। देखिए कॉलिजन थ्योरी में ये कहा गया था कि जिस तरीके से कॉलिजन आपका जरूरी है, ठीक है, उस हिसाब से आपका क्या है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने अपने रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर कर लिया था। उसके लिए एक इक्वेशन आई थी, रेट इज इक्वल टू जेड ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी, जहाँ आपका जो ये जेड है ये क्या है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये एज यूजुअल सेम ही आपका अरेनियस इक्वेशन से, बस वहाँ अरेनियस फैक्टर था एंड यहाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। एक और टर्म हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कि नंबर ऑफ कॉलिजन तो आपको डिपेंड करेगा ही कि आपका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, बट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी ये कॉलिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक रिएक्शन मॉलिक्यूल है, ये एक रिएक्शन मॉलिक्यूल है और ये ऐसा कोलाइड कर रहा है, मतलब ऐसा जस्ट छू के निकल गया। एक प्रॉपर हेड ऑन कॉलिजन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। सो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ तक के लिए ही था इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा सरफेस केमिस्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने यहाँ तक देख लिया इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा एंड एजुकेशन पंडित चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कीप लर्निंग। जय भारत, जय हिंद।